हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो अभी हमारी बिहार शिक्षक भर्ती की जो चर्चा हो रही है, अभी उसमें जो न्यूज़ आई है वो क्या है और उसके आधार पर हम कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि आखिर वह भर्ती किस किस प्रकार से होगी, क्या उसका तरीका होगा, हमारी जो कॉपियां होंगी उनको कौन चेक करेगा, नामांकन जो उसका मूल्यांकन होगा, मूल्यांकन कौन करने वाला है, हमें किस तरह से तैयारी करनी है। और उस जो छोटा सा जो न्यूज़पेपर में जो हमारे एक आर्टिकल आया है, जो भी एक सूचना आई है, उस सूचना के आधार पर हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आराम से क्लियर हो जाएगी। बस हमें वो शब्द समझने हैं जिनके अंदर वो बातें छिपी हुई हैं, जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सीधा उसी पर चलेंगे। ये आपकी 5 से 7 मिनट की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगी, जितनी चीज़ें अभी तक हमारी क्लियर हुई हैं। जो क्लियर नहीं अभी तक आपको हो पाई है, उसके लिए अभी हमें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जो चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और वो इंतज़ार हमें रहेगा अगली सूचना आने तक। तो हो सकता है हमारे सामने कुछ समस्याएं ऐसी भी हों जिनको शायद हम अच्छे से नहीं दे। मैं आपको इसको पढ़कर बताऊंगी भी, समझाऊंगी कि किस चीज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है। ये खबर आप तक आ ही गई होगी कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना जल्द। तो ये जो अधियाचना दी गई है, जो चीज़ें वहाँ पर जा रही हैं, यानी कि आपके बीपीएससी को जो चीज़ें भेजी जा रही हैं, उसके अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग आपके दिमाग में प्रश्न भी उठ रहे होंगे। हमें पता नहीं कैसा पेपर देना होगा, किस तरह का पेपर देना होगा, क्या हमें पहले अभी बीपीएससी को पास करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी अभी आपका बिहार बोर्ड में आपको पता है कि वहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर बीपीएससी यानी कि आपके बीपीएससी को ये बोला गया है कि अब से जो हमारी शिक्षक भर्ती है उसका जिम्मा आप ले लीजिए, इस चीज़ को वहाँ पर बोला गया। अब यहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, जरा एक बार इसको ध्यान से पढ़िएगा। राज्य में स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। मतलब एक अधियाचना होगी जो वहाँ पर आपके जो बिहार लोक सेवा आयोग है उसको भेजी जानी है। विश्वास सूत्रों के अनुसार इससे संबंधित प्रस्ताव शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है। माना जा रहा है, अब देखो सबसे मेन पॉइंट जो हमारे लिए है वो है, सबसे पहली बात है हमारे यहाँ पर जो शिक्षक नियुक्तियां हैं जो होनी है वो 2,02,57। तो एक बहुत बड़ी भर्ती ये हमारे सामने अभी आई है। दूसरा है, इसमें से 80,000 प्रारंभिक शिक्षक यानी कि आपके पीआरटी लेवल के रहेंगे, बाकी 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण यानी कि जो ट्रांसफर्स वगैरह भी होंगे वो सभी चीज़ें आपके, अनुशासनिक कार्यवाही जो भी कुछ की जाएगी, सेवा शर्त जितने भी इसकी जो भी चीज़ें होंगी, नियमावली 2023 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर ही होगी। यानी कि अब से जो आपके ट्रांसफर्स वगैरह हैं, भर्तियां हैं, नियुक्तियां हैं, कोई भी आपकी जो आप सेवा शर्त जो आपकी रहेगी कि कौन कौन सी ऐसी शर्त रखी जाएंगी, वो सभी आपकी किसके अंडर में रहेंगी, बिहार लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा के आधार पर होगी और इन्हीं के अंडर में ये आपकी चीज़ें कराई जाएंगी। उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा, जो भी आपकी परीक्षा की जाएगी, उसमें आपको यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण मतलब उनको बनाया कैसे जाएगा, ये उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन, उनका जो आपकी उत्तर पुस्तिकाएं होंगी उनको जो चेक किया जाएगा वह भी, तथा
परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। तो ये बात भी पूरी तरह से क्लियर कर दी गई है। आपके जो मूल्यांकन किया जाएगा, जो आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा, परीक्षा फल घोषित किया जाएगा, वो सब आपका बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाना है। परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा। तो जो आपके परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है वो भी आपके आयोग के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा कि उसका पैटर्न आपका किस प्रकार रहेगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जा सकेगा। अब ये तो हुई बात आपकी एक। अब यहाँ से एक दूसरी बात आई है जो मेन है, वो है कोई अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकेगा। अब कोई भी अगर अभ्यर्थी होगा, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कहीं पर भी कि जो पहले से है वो या जो नए हैं वो, इसकी कोई बात नहीं की गई है। इन्होंने क्लियर एक बात लिखी है कि कोई अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही इस परीक्षा में बैठ सकता है। अगर आप 3 बार अपने चांस खो चुके हैं तो चौथे बार आप इसमें नहीं बैठ सकते। अब इसके बाद एक और मुख्य बात है जो यहीं पर आपको दी हुई है, फिर मैं और भी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको इनमें से क्लियर एक बार बताऊंगी। फिर कहा इन्होंने कि सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के लिए परिवीक्षा अवधि। अब ये परिवीक्षा अवधि क्या है? जब कोई भी भर्ती होती है तो एक समय सीमा होती है जिसके अंदर वो चेक करते हैं आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो एक तरह से अभी आप पूरी तरीके से पक्के नहीं हुए हैं, तो एक आपकी परिवीक्षा अवधि चलेगी। परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी, यानी कि 2 साल तक आपको चेक किया जाएगा कि आपका जो कार्य है वो सही से चल रहा है, नहीं चल रहा है, आप योग्य हैं पूरी तरीके से यहाँ पर अपने आप को स्थापित करने में या नहीं। यानी कि अभी भी 2 साल तक अभी आप पूरी तरीके से सेफ नहीं हैं, पहली बात। फिर इन्होंने क्या कहा, परिवीक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए ये आपकी रहेगी, यानी कि 2 साल तक का आपको समय दिया जाएगा उसमें अपने आप को पूरी तरीके से स्थापित करने के लिए, यानी कि अभी तक आप स्थापित पूरी तरह से नहीं हुए हैं। ठीक, इसके बाद परिवीक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में, अगर उन्होंने देखा कि जो आप उस 2 साल का जो पीरियड है उस अंदर अगर उन्होंने देखा कि आपका जो कार्य है, आपका जो तरीका है वो संतोषजनक नहीं है, तो उस दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए और किया जा सकता है। यानी कि आपको 1 साल का समय और दिया जाएगा अपने आप को साबित करने के लिए। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे शिक्षक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी कि अगर आपके कार्य में कुछ भी कमी रहती है तो वो आपको सेवा से मुक्त भी कर सकते हैं, ये जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल से तो पहले एक नौकरी मिल पाती है, उसके बाद में भी अगर कोई कमी रह जाए, और ऐसी जगह पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग करना चाहूँगी, किसी के लिए नहीं है वैसे, भ्रष्टाचार की जो एक तरह से सीमा होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ हो, कोई गलत रिपोर्ट बना दे, तो उन चीज़ों का भी थोड़ा सा खतरा अगर हम देखें यहाँ पर रहेगा। लेकिन फिर भी हमें अपने आयोग पर पूरा यकीन रखकर चलना है, हमें अपने कार्य को बेहतर करके चलना है। कोशिश यही रहेगी कि हम अपने आप को साबित भी करें और अच्छे से शिक्षक भी वहाँ पर बन पाएँ। फिर एक बात और यहाँ पर है, क्योंकि भर्ती काफ़ी बड़ी है, 2 लाख के आसपास हमने यहाँ पर देखा, 2 लाख से ज़्यादा हमारे यहाँ पर पोस्ट हैं जिन पर अभ्यर्थियों को लेना है। तो इस बीच हम सब जानते हैं बिहार और यूपी के भी काफ़ी बच्चे होंगे जो बिहार की इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे, और अगर हम इस भर्ती की संख्या देखें और इस पर फिर जो फॉर्म फिल होंगे उसकी एक वहाँ पर संख्या देखें जो काफ़ी ज़्यादा शायद इस बार रहने वाली है। अब यहाँ से हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न यहाँ से आए हैं, जैसे कि पहला है कि अभ्यर्थी अधिकतम 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकता है, तो ये भी कुछ बच्चों के लिए
एक खबर है जिसमें उनको डर लग सकता है कि मतलब अगर हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, किसी वजह से हम पेपर पास नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब तो फिर हम शिक्षक ही नहीं बन सकते हैं। फिर भी हमें कोशिश यही करनी है कि हम इसी समय में अपने आप को पूर्ण रूप से पास कर लें, मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लें और इस परीक्षा को हम पास कर सकें। परिवीक्षा अवधि क्या है? एक तरह से आपका ऐसा पीरियड है जिसके अंदर आपको अपने रिजल्ट को बेहतर करना है, अपने आप को साबित करना है, आपको वहाँ पर ये दिखाना है कि मैं काबिल हूँ इस पर आगे तक काम करने के लिए और आप मुझे रख सकते हैं। तो इस अवधि का मतलब ये होता है, स्टार्टिंग में ये आपकी 2 साल की रहने वाली है, अगर उसके बाद 1 साल की और बढ़ा दी जाएगी अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत ऐसी लगती है, अपने आप को आप साबित करने के लिए और समय चाहते हैं। अब कुछ और प्रश्न यहाँ पर हमारे दिमाग में आए, वो है एक ये कि जो हमारी परीक्षा है वो ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी। दूसरी ये कि जो हमारा मूल्यांकन किया जाएगा क्या उसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी। तो 2 हमारे और प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में यहाँ से आएंगे। अभी तक इस चीज़ पर कोई भी क्लियरिटी आपके बोर्ड की साइड से नहीं आई है, पहली चीज़ तो आपको मैं ये बता दूं। दूसरी बात, हमने कहा नेगेटिव मार्किंग का, हमें सब जानते हैं कि जो हमारा बीपीएससी है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमारी रहती है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं है। और मैं ये भी नहीं, आप भी जानते हैं इस चीज़ को कि शिक्षक भर्ती में भी अगर हम DSSB की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली में अगर हम शिक्षकों की भर्ती की बात करें वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, तो इसमें भी नहीं होगी। तो इस वाली चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से ये मत सोच कर बैठ जाइए कि हमें वहाँ पर कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी और हम जैसे चाहें वैसे अपनी तैयारी को करके पेपर देकर आ जाएं। तो ये अपने आप को बनाकर बैठ जाना कि नहीं हमें तो यकीन हो गया है या मुझे उसने बता दिया कि यहाँ पर तो नेगेटिव मार्किंग होगी ही नहीं, मेरा कुछ क्वेश्चंस वैसे सही कराऊंगे, कुछ तुक्का लगा देंगे, हो जाएगा। नहीं, आप सबको ये भी पता है कि बिहार के जो प्रश्नों को पूछने का जो तरीका होता है वो भी थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा होता है, इतना बेकार लेवल उनका नहीं रहता है। तो हमें तो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रख कर चलना है भाई, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारा ये, फिर है ऑनलाइन एग्जाम को लेकर। अब भाई ये वाली भी बड़ी दिक्कत है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। कुछ चीज़ें हैं अगर हम उस पर थोड़ा सा विचार करें, जैसे भर्ती कितनी है, 2 लाख के आसपास, ठीक है। ये आपको भी पता है, बेरोजगारी काफ़ी है, बहुत दिन बाद कोई भर्ती इस तरीके से शिक्षकों की अगर मैं कहूँ तो आ रही है बिहार के अंदर। उसी बीच में आपको पता है यूपी के भी काफ़ी बच्चे हैं जो वहाँ पर अपने जो फॉर्म है वो फिल करेंगे, काफ़ी संख्या में बच्चे वहाँ पर रहेंगे। और अगर मान लो ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस दिन एक ही समय पर, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा कैसी होती है, एक ही दिन आपका पेपर करा दिया जाएगा, तो क्या इतनी बड़ी भीड़ को एक साथ में हैंडल करना आसान काम होगा? शायद नहीं होगा। तो फिर उसका विकल्प हमारे पास में आता है ऑनलाइन परीक्षा के तौर पर। हमें सबको पता है कि ऑनलाइन परीक्षा अभी बीपीएससी में शायद इतनी नहीं है कि वो मतलब वहाँ से उन चीज़ों को अगर हम देखें तो अभी हमें ये नहीं मानना है कि जो परीक्षा है वो सिर्फ हमारी ऑफलाइन ही होने वाली है। तो इस चीज़ को आप सोचकर बिल्कुल नहीं चलिएगा, पेपर ऑनलाइन भी हो सकता है, इस चीज़ पर ध्यान रखना, क्योंकि बहुत भारी संख्या में इस बार फॉर्म हमारे भरे जाने हैं, ये क्योंकि बहुत दिन बाद हमारी कोई भर्ती इस तरीके से आई है। तो शिक्षक भर्ती को लेकर भी हमारे दिमाग में जो कुछ प्रश्न उठ रहे थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको लेकर बार बार हमें लग रहा था कि आखिर भर्ती कब आएगी, तो वो तो खैर हमारा जो एक डाउट था वो तो क्लियर हो ही गया है। लेकिन अभी जो हमारे 2 डाउट्स है जो बचे हुए हैं, उनमें एक तो यही है कि नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल रहेगा, फिर या ऑनलाइन है या ऑफलाइन है। इन दोनों ही चीज़ों का जहाँ तक मुझे लगता है हमारी तैयारी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पेपर कैसे भी हो, हमें अपने पेपर देने से मतलब है। दूसरा, हमें अपने आप पर यकीन होना चाहिए और हमारा हर एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। मार्किंग किसी भी तरीके की रहे,
हमें उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो है कि हमारा जो परीक्षा का जो हमारा परीक्षा होगी, जो हमारी परीक्षा की जाएगी, उस परीक्षा कराने का पैटर्न कैसा रहने वाला है। आखिर प्रश्नों का प्रकार कैसा रहेगा, किस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे, क्या वहाँ पर जो हमारी सब्जेक्ट पेडागोजी है उसको इंक्लूड किया जाएगा, या फिर जो कंटेंट होता है किसी भी विषय का, या सिर्फ उसको ही रखा जाएगा। लेवल वो किस प्रकार का रखने वाले हैं। हमारे लिए जो सोचने का विषय है वो ये है, क्योंकि जो आप जैसे मैंने आपको बताया पाठ्यक्रम का जो निर्धारण है वो भी आपका बीपीएससी के द्वारा ही किया जाएगा। तो अभी हमें अगले जो कोई भी सूचना हमारे पास में आती है, हमें इस चीज़ पर फोकस कम कि मार्किंग कैसे है, एग्ज़ाम किस मोड में होना है, उससे ज़्यादा हमें परीक्षा पैटर्न पर अपना ध्यान रखना है। और हमारे जैसे कि जब हम बात करते हैं पीआरटी लेवल की, तो पीआरटी लेवल में भी अगर हम बात करें सीटेट की, सीटेट का एक तरीका होता है पेपर को कराने का। जहाँ तक मुझे लगता है या जहाँ तक अभी तक हमने इस पर थोड़ा सा जो रिसर्च हुआ है वो यही है कि जो पैटर्न रहेगा वो शायद कहीं ना कहीं सीटेट को लेकर कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड तो हमारी चीज़ें ऑल हमारे पूरे भारत में चलती ही है। तो एनसीईआरटी बेस्ड प्लस जो हमारा सीटेट है, सेंट्रल का हमारा जो टेट होता है, उसका कहीं ना कहीं मेल मिलाकर ही हमारे पैटर्न को शायद तैयार किया जाएगा। तो हमें जो अपनी तैयारी है वो विषयानुसार के साथ साथ में जो हमारा एक बेसिक चीज़ें होती हैं उनको तैयार करके चलना होगा। बाकी अगली सूचना आने तक हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना होगा अगली सूचना के, कि हमारे पास में वो एक समय के साथ में पहुंच जाए और हम ये देख सकें कि किस तरह का पेपर आगे हमें करने के लिए मिलने वाला है। लेकिन इसमें जो सबसे मुख्य चीज़ें हैं वो ये है कि कोई भी विद्यार्थी 3 बार ही परीक्षा में बैठ सकता है। 80,000 के आसपास हमारी जो पोस्ट हैं वो आएगी आपकी पीआरटी लेवल की, 1,20,000 के आसपास हमारी टीसीटी पीजीटी आएगी। साथ ही हमारा जो पैटर्न होगा वो पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। सब चीज़ें आपकी चेंज होकर आएंगी। चीज़ें विषय नहीं, पूछने का जो तरीका होगा उसमें चेंजेस आपके आएंगे। फिर हमारा मार्किंग कैसी रहेगी या हमारा जो एग्ज़ाम मोड कैसा रहेगा, इसको अगर हम एक साइड में कर दें, क्योंकि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, मुद्दा है एग्ज़ाम पैटर्न का, परीक्षा का जो पैटर्न रहने वाला है वो हमारा कैसा रहेगा उसके लिए हमें अपने एनसीईआरटी और हमारा जो सीटेट है उसको मिक्स करके ही चलना होगा। तो बच्चों, कोई भी अगली खबर मिलने तक मैं फिर से आपके सामने हाजिर होंगी उस खबर को लेकर, और उसको अच्छे से पूरी तरह से समझने की और आपको समझाने की कि आखिर इसमें कोई जो चीज़ें आई हैं वो किस प्रकार की रहने वाली है। चलिए, तो आज के सेशन को करते हैं बच्चों यहीं पर समाप्त। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।